एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेंगे। देखो, सारे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं एक दो करके सारे पेपर्स तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर तुमने पिछले ईयर्स के पेपर कर लिए तो तुम्हें माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं, मैं तुम्हें समझा भी दूंगी क्वेश्चन इसके साथ साथ, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा जो मैं तुम्हें पेपर करवाने वाली हूँ 2017 का माइक्रोबायोलॉजी का एनुअल पेपर, ठीक है। तो चलो इसको एक बार डिस्कस कर लेती हूँ मैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इन्यूमरेट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शंस होती हैं हमारी, और डिफाइन एलिजा एग्लूटिनेशन रिएक्शन इन डिटेल। देखो, हर चैप्टर जो होता है, कितने चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी में, जितनी भी यूनिट हैं उस यूनिट में से कोई यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कम इम्पोर्टेंट है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2019 में भी आया है, ये 2018 में भी आया है, और 2017 में और 2020 में भी आएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो कि हर साल आते ही आते हैं। फिलहाल ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें से तुम्हें 10 मार्क्स में तो एक्सप्लेन करना है एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं, इनकी सारी रिएक्शन तुम्हें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, और इनका एलिजा कोगुलेशन वाला एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो, मैं कैसे एक्सप्लेन करोगे मैं तुम्हें समझा देती हूँ। पहले तुम्हें एंटीजन की डेफिनेशन लिखनी है। क्या होता है एंटीजन? कि जो भी हमारे बाहर से कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आके अटैक करता है तो उसको बोलते हैं एंटीजन, और उस पैथोजन के खिलाफ हमारा जो इम्यून सिस्टम जो एग्रीगेट होता है और जो स्पेसिफिक चीज़ बनाता है वो बोलते हैं उसको एंटीबॉडी, ठीक है। और ये होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। फिर इसने बस तुम्हें इतना ही लिखना है। अब तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है, तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। माइक्रोबायोलॉजी का पेपर है, तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं लिखना है एक पॉइंट भी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन्यूमरेट टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तुम्हें पता है कि 6 टाइप की रिएक्शन होती है। पहली कौन सी होती है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी होती है? एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरी क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन रिएक्शन। चौथी क्या होती है? एलिजा। और फिर फिफ्थ क्या होती है? इम्यूनोफ्लोरोसेंस। इसके अलावा एक रिएक्शन और होती है, कोई उसको इंक्लूड करता है, कोई उसको इंक्लूड इम्यूनोफ्लोरोसेंस में ही करता है। तो मैं तुम्हें इंक्लूड नहीं करवा रही हूँ, बाकी हमने तो की थी, लेकिन आजकल बच्चे नहीं करते हैं इसको, इम्यूनोफ्लोरोसेंस के अंदर इसको काउंट करते हैं, तो 5 लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें फर्स्ट एक्सप्लेन करनी। अब तुम्हें कैसे करना है कि ओबियसली 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम नेम लिखा तो इनको पहले तो तुम्हें इनके नेम लिखने हैं, उसके बाद तुम छोड़ोगे नहीं इनको। तुम्हें पहले एक्सप्लेन करना है कि तुम जैसे एक सॉल्यूशन लिया, उसमें तुमने एंटीजन डाला, उसके बाद तुमने एंटीबॉडी डाला, और उसके बाद वे प्रिसिपिटेट हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद एग्लूटिनेशन का ऐसे ही करोगे कि एंटीजन डाला, एंटीबॉडी डाला, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन वाला करोगे, ऐसे ही एलिजा वाला करोगे। एलिजा में तुम्हें प्रॉपर डायग्राम भी बनाने हैं जरूर। तुम तीनों डायग्राम बनाओगे कि पहले हमने एंटीजन रखा इसके ऊपर, फिर हमने इसके ऊपर से एंटीबॉडी डाल दी, तो क्या कैसे पॉजिटिव आएगा, कैसे नेगेटिव आएगा, अगर कुछ भी शो नहीं हो रहा है तो क्या कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ये सब कुछ तुम्हें करना है। उसके बाद इसने कहा है कि डिस्क्राइब एलिजा कोगुलेशन, मतलब ये पांचों, या फिर तुम 6 कर रहे हो या 5 कर रहे हो, 5 ही कर लेना, क्योंकि आजकल टीचर्स भी 5 ही कराते हैं। तो तुम 5 करोगे, उसके बाद उसमें पूरा एक्सप्लेन करोगे तुम थोड़ा थोड़ा 5 को। इतना भी इन्यूमरेट मत कर देना कि तुम सारा जो टाइम है तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन में ही निकल जाए। उसके बाद, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा 15 मार्क्स का आता है, बच्चे उसको लंबा खींचने के चक्कर में पीछे वाले क्वेश्चन उनके रह जाते हैं, या तो उनकी शीट खत्म हो जाती है या फिर उनके पास टाइम नहीं रहता, ठीक है। तुम्हें एलिजा करना है। एलिजा कैसे करना है इन्होंने एक्सप्लेन करवाया है, तो तुम्हें 5 नंबर में अलग से एलिजा को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तीनों डायग्राम बना बना के ऐसे करना है फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तुम्हें पता है क्या बोला है कि रोल ऑफ नर्स इन कंट्रोलिंग हॉस्पिटल इन्फेक्शन। तुम्हें पता ही है हॉस्पिटल इन्फेक्शन में, अगर तुम क्लिनिकल में गए हो तो, अगर तुम क्लिनिकल में नहीं गए हो तो कैसे करोगे तुम इसको? तुम ये सोच लेना कि तुम हॉस्पिटल के अंदर एक रजिस्टर्ड नर्स हो और तुम वहाँ पे काम कर रहे हो, और वहाँ पे तुम्हें अपने वार्ड की या फिर तुम जहाँ पे कर रहे हो उसकी तुम्हें सफाई रखनी है। तो तुम कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, ओबियसली यही होता है इन्फेक्शन को कंट्रोल का। तो क्या क्या तुम स्टेप उठाओगे, क्या करवाओगे? पेशेंट की हाइजीन रखोगे, खुद की हाइजीन रखोगे, साफ़ सफाई ज़्यादा रखोगे, ठीक है, और हर जगह सैनिटाइज करोगे। ये कुछ स्टेप होते हैं। मास्क यूज़ करोगे, पेशेंट को भी बोलोगे
की मास्क यूज़ करें, ठीक है, सेप्टिक टेक्निक्स को अपनाओगे। ये स्टेप हो गए कि रोल ऑफ इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में। ऑब्वियसली 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, फिर आगे 10 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5 मार्क्स का है रोल ऑफ नर्स, तो तुम्हें 5 नंबर के हिसाब से 5 पॉइंट लिखने हैं और उन 5 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। मैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे एक अलग से पूरी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, चारों साल आता है। और तुम क्लिनिकल में जाओगे तो सबसे पहले हो सकता है तुमसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ही पूछ ले वो मैम, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को याद करना है, और ये आता है 5 नंबर में, ठीक है, ये तुम कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन क्रिप्टो, देखो ये जो बैक्टीरियोलॉजी जो तुम्हारी, एक तो आएगी तुम्हारी बैक्टीरियोलॉजी, एक आएगी वायरोलॉजी। सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत माइक्रोबायोलॉजी से होती है, इन 2 चैप्टर, इन 2 यूनिट से, एक तो बैक्टीरियोलॉजी से, एक वायरोलॉजी से। और मैं बोल रही हूँ इनसे ईजी कुछ है नहीं, बैक्टीरियोलॉजी बहुत ईजी है, वायरोलॉजी बहुत ईजी है, और वायरोलॉजी तो हद से ज़्यादा ईजी है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी ये होता है कि तुम्हें पता है कैसे करना है, पहले एक एक को तुम याद करो, ठीक है। कोई एक अच्छा सा ये ले लो, या तो तुमने इकोलाई याद कर लिया, या एक याद करो और तुम उससे कंपेयर करके सेकंड वाला याद करो, उस सेकंड वाले से कंपेयर करके थर्ड वाला याद करो। तुम्हें ऐसे चुटकियों में हो जाएगी पूरी बैक्टीरियोलॉजी। अगर फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट्स जो कि हर साल आते हैं, प्रीवियस ईयर से लगातार रिपीट हो रहे हैं और उनके अलावा नहीं आते हैं बैक्टीरियोलॉजी से जो क्वेश्चंस हैं, मैं वो क्वेश्चन बता दूंगी। तुम वो बैक्टीरिया कर लेना और उनको याद कर ले। 5-7 बैक्टीरिया ही हैं जो कि हर साल आते हैं, उनमें से अलग कुछ नहीं आता है, तो तुम वही 5-7 याद कर लेना, ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं जाएगा। HIV है, HIV भी वायरोलॉजी से, सबको पता है ह्यूमन। और ये जो HIV वाला वायरस है बहुत कॉमन है, तुमने 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, अगर तुम बायोलॉजी से हो तो, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली BSc नर्सिंग में आए हो तो बायोलॉजी से ही हो। GNM वाले बच्चे नहीं कर पाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तुम तो पहले से ही इंटेलिजेंट होते हो, तो HIV वाला क्वेश्चन सब कर लेते हैं आराम से। लेकिन इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं इनके लिए, जो कि सिर्फ तुम माइक्रोबायोलॉजी में ही पढ़ोगे। थोड़ा सा घुमा फिरा के है, या फिर थोड़ा सा तुम लगा लो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है सीरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह, और सब कुछ HIV में वही है जो तुम्हें पहले लिखना है, ठीक है। ये आता है वायरोलॉजी में तुम्हारा। उसके बाद देख लो एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, सबको पता है एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी का, तुम पढ़ चुके हो। 12th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था, वो बहुत इजी था, और उसी में तुमने पढ़ा है कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड के लिए। तुम एक बार क्लिनिकल में चले जाओगे ना, तुम्हें सारी फंडा समझ आ जाएगी, आधे से ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजी समझ में आ जाएगी, आधे से ज़्यादा तुम्हें ये जो बायोकेम समझ में आ जाएगी, एनाटॉमी तो तुम्हें सारी समझ में आ जाएगी। लेकिन तुम्हारी किस्मत थोड़ी सी कमज़ोर है, कोरोना की वजह से तुम में से कुछ बच्चे ही जा पाए हैं शायद क्लिनिकल, तो तुम घबराओ मत। टाइफॉइड तुम ये सोचो कि सबको पता है विडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड के लिए, बस तुम इसको एक बार अच्छे से पढ़ो कि विडाल टेस्ट में क्या दे रखा है। मैं बता देती हूँ, विडाल टेस्ट एक टाइप की एग्लूटिनेशन रिएक्शन। अगर तुमने एंटीजन एंटीबॉडी वाला चैप्टर आराम से पढ़ा है ना पूरे ध्यान से, तो तुम्हारी आधी माइक्रोबायोलॉजी हो जाती है। जितने भी टाइप के टेस्ट आते हैं, जैसे विडाल टेस्ट होता है, ये टाइफॉइड का होता है, और ये एग्जाम्पल मिलेगा तुम्हें एग्लूटिनेशन का, ठीक है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है और उसके नीचे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तुम वहाँ से भी पढ़ लेना, एग्लूटिनेशन रिएक्शन तुम्हें इसमें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इन्फेक्शन कोज्ड बाय इकोलाई। इकोलाई मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम 5-7 याद कर लो, तुम्हें वही हर साल आते हैं। हेपेटाइटिस ई वायरस, ये भी वायरोलॉजी से, वायरोलॉजी तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। वैसे तो कुछ हैं, जैसे वायरोलॉजी में एक 3rd चैप्टर है, उसमें से कुछ ही क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम वायरोलॉजी पे बोलोगे तो मैं वहाँ से भी क्वेश्चन उठा के तुम्हें बता दूंगी कौन से करने हैं। लेकिन बच्चों वायरोलॉजी तुम पूरी कर लो, क्योंकि तुम्हें आगे बहुत काम आने वाली है वायरोलॉजी, जब तुम 2nd ईयर में हो जाओगे ना, और 3rd ईयर में जब तुम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग करोगे तो तुम्हें बहुत काम आएगी ये जो पूरी वायरोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी कहीं काम नहीं आने वाली, बस 2nd ईयर में 1st ईयर में पढ़ो और ख़त्म। इसके बाद देख लो ना, बैक्टीरिया कैप्सूल क्या होते हैं। तुम्हें सबको पता है कि बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल कैप्सूल। अब देखो, कोई भी बैक्टीरिया है उसको हम कौन सी यूज़ करते हैं, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स से एक तो तुम
एक बात बताओ, तुम्हारी एक बॉडी पे स्किन ना हो और एक बॉडी पे तुम्हें स्किन हो, तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कौन पकड़ेगा? जिसकी बॉडी पे स्किन नहीं है, ऑब्वियसली तुम्हें पता है। तो यही होता है बैक्टीरिया के कैप्सूल में। जिसके ऊपर कैप्सूल है वो बहुत कम एंटीबायोटिक्स को एक्सेप्ट करता है या फिर रेजिस्टेंट हो जाता है वो एंटीबायोटिक्स से। लेकिन अगर आपके उस पर कैप्सूल नहीं है तो आप बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दिए जाते हो। ये होता है बैक्टीरिया के केस में, ठीक है। यही होती है इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसके बाद देख लो हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। ये टेस्ट है, बहुत इजी है, तुम्हें पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। तुम इसको बुक से भी ज़रूर पढ़ना। मैं ये जो तुम्हें बता रही हूँ ना, थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ, इससे तुम्हें क्या हो जाएगा